तो पीछे क्लास में हम पढ़े थे सिंधु रिवर तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, जिसका लैंग्वेज लिखा दिया गया था और क्या बोलते हैं उसका फिगर भी बनाए थे। नेक्स्ट उत्तर भारत या हिमालय नदियों में या हिमालय से निकलने वाली नदियों में अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है गंगा रिवर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्योंकि उत्तर बिहार के मैदानी भागों में प्रवाहित करती है और भारत के लगभग इसकी अपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र मतलब मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी, उप सहायक नदियों के द्वारा सामूहिक रूप से जो जल प्रवाहित किया जाता है उसी को अपवाह तंत्र या नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के लगभग 15 राज्य या यूटीज दोनों मिलाकर 15 राज्य यूटीज इसके जल से प्रभावित होते हैं, मतलब इसके जल का उपयोग करते हैं। तो काफ़ी बड़ा लंबा मतलब नदी तंत्र है। हालांकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। बड़ी नदी इन द सेंस कि वो पानी उसमें कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदी है, 2500 किलोमीटर के आसपास भारत में ये प्रवाहित होती है। लेकिन भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, लेकिन सबसे बड़ी नदी है अमेजन रिवर, ठीक है। वैसे ही ये भारत में है गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। तो ये मैप आपको जो दिख रहा है ये पूरा गंगा रिवर का बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नदी कहाँ से निकलती है, कैसे आगे ट्रेवल करती है, कहाँ पे कहाँ से मिलती है, ठीक है। इस मैप के माध्यम से ही लगभग सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। उसके बाद से थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज है उसको आगे देखेंगे, ठीक है। गंगा नदी का इम्पोर्टेंस एक तो कृषि और एग्रीकल्चर ये सब में है ही है, सिंचाई वगैरह जो भी है। इसके साथ साथ इसका एक धार्मिक इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। आप देखते हैं ना गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाता है या फला ढिमका जो भी है, तो इसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है, ठीक है। भारत सरकार इसको साफ सुथरा बनाने के लिए 2014 से प्रोजेक्ट चला रही है, 14-15 से, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। लेकिन अभी भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी आप बनारस कानपुर के साइड में आप जाएंगे तो वैसे ही नदी में आपको कचरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है इस पर और नमामि गंगे प्रोजेक्ट इसको सफाई के लिए चलाया जा रहा है। इसमें एक वायरस पाया जाता है इस नदी में जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो स्पेशली फेमस है गंदगी को सफाई करने के लिए। तो इस रिवर के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है तो वो पानी की सफाई स्वतः करते रहता है, इसलिए इसकी पानी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। या लोग बोतल में भर के लाते हैं और कुछ दिन तक रहते हैं तो बदबू नहीं देता है, उसमें वो वायरस क्या होता है पाया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो उसी को लोग कहते हैं कि ये गंगा नदी का पानी है और ये कभी गंदा नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा वो रिफाइन करते रहता है। लेकिन लोग इतना कचरा फैलाने वाले हैं कि वो कितना रिफाइन करेगा वायरस छोटा सा, इसलिए कचरा उसमें ज़्यादातर दिखता है, ठीक है। वर्ष 2008 में इसको नेशनल रिवर के नाम मतलब मान्यता दे दी गई, तो भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। तो ये नेशनल रिवर भी है 2008 से। डॉल्फिन इसमें पाया जाता है जो अच्छा 2003 है तो कोई 2003 में इसको नेशनल रिवर बोल दिया गया। एक डॉल्फिन नामक इसमें मछली पाई जाती है जो राष्ट्रीय जलीय जीव उसको घोषित किया गया है डॉल्फिन। 8 ही है तो 3 बोल रहे हो, 2008 ही। अच्छा ठीक है, बाद में रीचेक हो जाएगा, ठीक है। तो डॉल्फिन है इसमें एक, और एक बैक्टीरियोफेज विषाणु है। भारत के 5 राज्यों से ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें दिखाया गया है ये भारत के 5 राज्यों से। ये वाला मैप देखिए, चाहे इस तरह से आप देखेंगे तो भारत के उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में बात करें तो एक तो उत्तराखंड से ये नदी प्रवाहित होती है, साथ ही साथ उसके बाद से नदी बढ़ेगी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, थोड़ा बहुत ये झारखंड में प्रवाहित होती है, ज़्यादा नहीं, 30-40 किलोमीटर के आसपास। और उसके बाद से नदी पहुँच जाएगी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। भारत उत्तराखंड से लेकर वेस्ट बंगाल तक टोटल 2500 किलोमीटर के आसपास से नदी प्रवाहित होती है, जिसमें अगर बिहार में बात करें तो लगभग 445 किलोमीटर ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है, बिहार में। तो इसको दिमाग में रखिएगा, चूँकि बिहार में आप ही हैं तो कितना किलोमीटर, 445 किलोमीटर ये नदी बिहार में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब ये नदी इधर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से आने वाली नदियाँ उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी होगी और नीचे से जाने वाली नदियाँ दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी होगी। या ऊपर से भी बोल सकते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदी और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है। और सहायक नदी का कोई और सहायक नदी है तो उसको उप सहायक नदी,
ठीक है। तो उत्तराखंड से ये नदी निकलती है यहाँ से, फिर ये ट्रेवल करती है यूपी, फिर बिहार, फिर थोड़ा सा एरिया झारखंड में, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, उसके बाद से रिवर पहुँच जाती है बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिलती है और फिर मेघना के नाम से अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो इसका ये विशेषता है। बोर्ड पर देखिए, प्रयाग किसे बोलते हैं, तो जहाँ दो नदियों का संगम है उसी को क्या बोलते हैं, प्रयागराज। अब जहाँ पे दो या दो से अधिक होगा तो फिर उसको प्रयागराज बोला जाएगा। जैसे ये प्रयागराज इलाहाबाद, जिसका नाम अभी चेंज किया गया, ये प्रयागराज ही पहले हुआ करता था। ठीक है, इसको मुगल टाइम के समय इसको चेंज करके क्या किया गया, इलाहाबाद किया गया। पहले ये प्रयागराज ही था। ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती एक नदी थी जो अभी एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। तो सरस्वती एक नदी थी, तीनों का संगम होता था इलाहाबाद में, तभी बोले दो नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है। तो दो या दो से अधिक नदियों का संगम तो प्रयागों का राज प्रयागराज ये कहलाता है। ठीक है, तो मुगलों के टाइम इसका नाम चेंज कर इलाहाबाद किया गया, लेकिन योगी जी के समय में फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके बारे में। तो दो नदी की धारा है, सबसे पहले देखेंगे दो रिवर की धारा है यहाँ पे। एक रिवर आपको दिखेगा यहाँ पे, सबसे पहले दो ग्लेशियर है, एक है गंगोत्री ग्लेशियर दिख रहा है, एक है ये गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पे एक सतोपथ ग्लेशियर। ये दोनों उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहीं पे ये है। सतोपथ ग्लेशियर से एक छोटी सी नदी की धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी। और सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी की धारा निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपथ ग्लेशियर दोनों से निकलती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ये दोनों नदियां आकर मिलती है ई पॉइंट पे। ई यहाँ पे दिख रहा है, ई मतलब यहाँ पे है देवप्रयाग में। ये जब नदी, दोनों नदियां अभी देवप्रयाग में पहुंचती हैं तो देवप्रयाग से इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, गंगा रिवर। तो देवप्रयाग से नदी जब दोनों का संगम हो जाता है तो ये गंगा रिवर कहलाती है। अभी भी ये नदी पहाड़ी हेलो बाद में लिख, अभी भी ये नदी पहाड़ी इलाकों में प्रवाहित हो रही है, अभी मैदानी भागों में ये नदी नहीं पहुंची। जब ये नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ती है और आगे एक हरिद्वार मिलता है, हरिद्वार, जब ये नदी हरिद्वार से आगे बढ़ती है तब ये पहली बार मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती। ठीक है, तो हरिद्वार के बाद नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एक पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है एक बार, ठीक है, कि कहाँ से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो कहाँ से, हरिद्वार से। ठीक है, ऊपर छोटी छोटी नदियों का संगम है। अच्छा, तो अब गंगा नदी का उद्गम पूछा जाए तो अब तो सोच में पड़ जाएंगे कि सतोपथ ग्लेशियर है कि गंगोत्री ग्लेशियर है, कौन इसका उद्गम, मतलब ये माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर को। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। एग्जाम में क्वेश्चन में आया तो गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों के संगम होता है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग देवप्रयाग में, देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है। और देवप्रयाग से ये नदी किस नाम से जानी जाती है, गंगा रिवर। थोड़ा दूर और ट्रेवल करने के बाद ये जब नदी हरिद्वार में पहुंचती है तो वहां से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके पहले कुछ और नदियां मिलती हैं अलकनंदा में, जैसे एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा, जो अलकनंदा की सहायक नदी पॉइंट नंबर ए पे मिलती है, विष्णु प्रयाग ये क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद से नंदाकिनी बी पर पहुंचती है जिसको नंद प्रयाग कहा जाता है। फिर सी पॉइंट पे पिंडारी नदी मिलती है जिसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और एक मंदाकिनी नदी इस साइड से आकर मिलती है जहाँ पे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अगला इसका है देवप्रयाग। तो इसको याद करने का, रटते रह जाएंगे, नहीं याद होगा तो इसका कोड वर्ड है BNKRD। ठीक है, तो इतना याद रहेगा तो फिर आज समझ जाएंगे कि बी मतलब विष्णु प्रयाग, एन मतलब नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, के फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। इतना से आप समझ जाएंगे। ABCD मत याद करिए, इसको BNKRD इसका शॉर्टकट ट्रिक मतलब दिमाग में रखिएगा कि समझ में आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जी। तो ये नदी हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में प्रवाहित होते हुए ये नदी पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। आगे अब तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, तो ये नदी आती है उत्तर प्रदेश में। और इसकी सबसे पहली सहायक नदी है यहाँ पे रामगंगा नदी, इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है या इसकी पहली सहायक नदी है। ठीक है, ये सहायक नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आकर ये गंगा में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है और यहीं पे ये गंगा में मिलती है। ठीक है, और इसकी पहली सहायक नदी है कौन, रामगंगा।
ठीक है, इसकी पहली सहायक नदी है, गंगा की पहली सहायक नदी। ये सब सहायक नदी है लेकिन अलकनंदा की है। ठीक है, वो गंगा की सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। फिर यहाँ से नदी आगे निकलती है तो प्रयागराज, जब ये नदी पहुंचती है प्रयागराज, तो वहां पे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? जस्ट वही उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड, फिर दिल्ली के साइड से, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के तट पे ही है, दिल्ली के साइड से फिर मथुरा, आगरा, ये सब क्षेत्रों, आगरा का जो ताजमहल है वो जस्ट अपोजिट, मतलब उसी के बगल में है क्या, आगरा का ताजमहल, उसी के जस्ट पीछे से यमुना नदी पास करती है। तो आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये सभी सिटी है, ये सब किस नदी के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे है। ठीक है, तो यमुना नदी प्रयागराज में, इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। अभी 2025 में कुंभ लगने वाला है, कहाँ पे? प्रयागराज में। सरकार बहुत पहले से ही तैयारी कर रही है यहाँ पे। ठीक है, कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए कुंभ में, गंगा मैया में जाते हैं भाई, बोलो न जैसे, इसलिए सरकार भरपूर यहाँ पे व्यवस्था, महाकुंभ यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अब यमुना की कुछ सहायक नदी है। जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी चंबल रिवर निकलती है, इसकी सहायक नदी है ये क्षिप्रा नदी, जो काकवर्णी पहाड़ी से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, एक बेतवा नदी विंध्यन पर्वत से निकलती है, यह भी यमुना की सहायक नदी है। एक कैमूर पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी, यह भी किसकी सहायक नदी है? यमुना रिवर की सहायक नदी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो हम पहुँच गए कहाँ तक? प्रयागराज तक। तो नदी को लेकर पहुँच गए प्रयागराज तक, अब आगे बढ़ाना इसको बिहार। ठीक है, तो आगे जब पहुँचेंगे तो दो रिवर, एक काली रिवर मिलेगी, नेपाल से ये नदी आती है, भारत और नेपाल के बीच थोड़ा बहुत विवादित भी है। ठीक है, सरयू नदी अयोध्या के तट पे, राम जी अयोध्या, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, तो वहाँ पे है सरयू नदी। ये दोनों नदी आगे संगम होता है, दोनों नदियाँ आगे मिलती हैं और ये नदी कहलाती है घाघरा नदी। अच्छा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है सबसे लंबी, लेकिन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात करें तो वो कौन सी है? घाघरा नदी, ये सबसे बड़ी। लंबी और बड़ी समझ गए ना? लंबी मतलब कि इसका लेंथ ज़्यादा है और बड़ी मतलब कि इसके वाटर क्या है? ज़्यादा। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा और गंगा की सबसे लंबी नदी है यमुना। यहाँ तक को देखो, ये जो घाघरा रिवर है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा को साझा करते हुए, मतलब उसके बॉर्डर पे प्रवाहित होते हुए, ये नदी छपरा में आकर, छपरा, सारण छपरा, ठीक है, छपरा में आकर ये नदी गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। मतलब इसका संगम कहाँ पे है? छपरा में। यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट एक नदी है, आगे जाएंगे तो नीचे अमरकंटक पहाड़ी है और अमरकंटक से आपको पता है कि दो नदियाँ निकलती हैं, एक यहाँ से सोन रिवर जो ऊपर जाती है और यहीं से निकलती है नर्मदा रिवर जो इधर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अरब सागर वही खंभात की खाड़ी में। ठीक है, तो एक यहीं से निकलती है यमुना रिवर। ठीक है, तो सोन रिवर जो है ये प्रवाहित होते हुए रोहतास, कैमूर, ये सब प्रवाहित होते हुए पटना के पास, पटना के पास आकर फतुहा नामक एक शायद जगह है वहाँ पे, तो पटना में आकर ये गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदी, एक रिहंद नदी है, रिहंद डैम में इस पे छोटा मोटा एक बनाया गया है, रिहंद नदी है जो इसकी सहायक नदी है, और एक कोयल नदी है, इस पे भी एक छोटा सा डैम बनाया जा रहा है, ये भी इसकी सहायक नदी। उसके बाद से नदी आगे निकलती है तो एक निबरा के इसमें मिलती है उत्तर से, जिसका नाम है गंडक रिवर, जो अभी गोपालगंज से होकर भी जाती है। नेपाल से ये नदी आती है पश्चिमी चंपारण, फिर थोड़ा सा एरिया गोपालगंज नीचे उतरती है, फिर पूर्वी चंपारण ये होते हुए सोनपुर अलग कोई जिला नहीं है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो सोनपुर में जाकर ये नदी गंडक रिवर गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, एक इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट 7 धाराओं का एक समूह है जिसको नेपाल में या उसके आसपास सप्त कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी 7 नदियों का क्या है? समूह है, जो आगे चलकर कोसी रिवर बिहार का शोक अपने मार्ग परिवर्तन और कटाव के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कोसी रिवर नेपाल से निकलती है, 7 धाराओं का है समूह। ये आगे चलकर ये जब आपस में मिलती हैं तो फिर इसको कोसी रिवर के नाम से जाना जाता है। इसी पर एक डैम बनाया गया है कोसी डैम, भारत सरकार, बिहार और नेपाल सरकार के सहयोग से, इसके बाढ़ और तमाम चीज़ों के कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये कुरुसेला एक जगह है, वहाँ पर आकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है।
इसकी सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है महानंदा। इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा। इसकी सबसे लास्ट सहायक नदी है महानदी। ठीक है, ये दार्जिलिंग पहाड़ी जो है पश्चिम बंगाल का ऊपर वाला जो इलाका है सिक्किम के पास से, दार्जिलिंग पहाड़ी से ये निकलती है और फिर बिहार के थोड़े हिस्से में प्रवाहित होती हुई, मिलती नहीं है बिहार में, ठीक है, मिलती है वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये नदी प्रवाहित होती है थोड़ी बहुत कहाँ पे, बिहार में भी, और ये मिल जाती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आसपास फरक्का डैम से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम सहायक नदी है किसकी? गंगा की। इसके बाद से ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे, ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह, यहाँ पे झारखंड 30-40 किलोमीटर ये झारखंड में प्रवाहित होती है। उसके बाद से ये नदी पहुँच जाती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आसपास जाएंगे तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का डैम। यहाँ पे पानी वानी को मतलब इसका रोक के कहाँ पे कितना सप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक फरक्का डैम है, काफ़ी अच्छा खासा डैम है ये। जब हम रिवर प्रोजेक्ट समझेंगे तो वहाँ पे समझेंगे फरक्का डैम के बारे में। तो फरक्का डैम है यहाँ से जब ये नदी आगे निकलती है तो दो भागों में ये नदी, मतलब एक इसकी वितरिका अलग हो जाती है। एक पार्ट जो इसको आगे ट्रेवल करता है उसका नाम है भागीरथी नदी, और इसका एक सेकंड पार्ट इधर निकलता है जिसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, अब ये भागीरथी आगे जैसे ही जाएगी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में पहुंचते ही इसका नाम हो जाएगा पद्मा। तो गंगा नदीवर का एक पार्ट भागीरथी नदी, ये बांग्लादेश में जाने के बाद से पद्मा के नाम से जानी जाएगी। फिर ये नदी पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी, तब तक इधर से एक ब्रह्मपुत्रा नदी आकर इसमें मिलेगी, तब ये ज्वाइंट रूप से मेघना के नाम से जानी जाएगी, और अंततः बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए सुंदरबन डेल्टा के पास या बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करेगी? विसर्जित करेगी। इसका एक पार्ट इधर जो हुगली है, हुगली, इसमें दो इसकी सहायक नदी, ऊपर एक म्यूराक्षी नदी यहाँ पे मिलेगी जो हुगली की सहायक नदी है, दाएं साइड से मिल रही है कि बाएं साइड से? कौन बोल रहा है जी? बाएं साइड से, दाएं साइड से। और यहीं पे है ये एक दामोदर रिवर, नाम सुने हैं? जैसे बिहार का शोक कोसी रिवर है, वैसे ही बंगाल का शोक कौन है? दामोदर रिवर। भारत का पहला रिवर प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट यहीं पे चलाया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1947 में, देश की आज़ादी के जस्ट एक साल बाद 1947 में अमेरिका से प्रभावित होकर, क्योंकि वहाँ पे चलाया था वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसी से प्रभावित होकर फिर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो दामोदर नदी के बाढ़ के और इसके कंट्रोल करने के लिए लाया गया था 1948 में। तो इसी नदी के ऊपर बनाया गया है। बंगाल के शोक के नाम से पहले ये फेमस थी, लेकिन यहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना देने की वजह से यहाँ पे ये मतलब अभी बाढ़ वगैरह की ज़्यादा कंडीशन नहीं बनता है। ठीक है, फिर तो ये तो समझ लिए। अच्छा, ये हुगली नदी भी लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करेगी? जल विसर्जित। इस तरह से ये पूरा आपका गंगा रिवर हो गया। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर और बंगाल की खाड़ी तक का ये सफ़र भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश होते हुए जाकर ये मिल जाती है कहाँ पे? गंगा रिवर में। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ये आपका पूरा गंगा रिवर है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर। लिखिए अगला।